हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर ख़त्म किया है जिसका नाम था अदर बुक्स, और मुझे उम्मीद है कि वो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। मज़े की बात है कि 11th क्लास के बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि पूछो ही मत। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मुझे सेंड करते हैं, दिखाते हैं, तो मुझे लगता है क्या बात है सर। 11th क्लास के बच्चे वैसे एज कम्पेयर टू 12th क्लास ज़्यादा सिंसियर होते हैं, मुझे जैसा लगता है तुम्हें देखकर। तुम लोगों का जो होमवर्क करते हो आप लोग और मुझे सेंड करते हो, ऑलमोस्ट बच्चे, एक दो निकम्मे बच्चे हैं जो रिप्लाई भी नहीं करते हैं, जो तो होमवर्क सेंड ही नहीं करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90% बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और टाइम टू टाइम होमवर्क भी करते हैं और मुझे सेंड भी करते हैं। काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है जब उन बच्चों को देखता हूँ। तो सर आज क्या करवाओगे? बेटा आज मैं सोच रहा हूँ कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँ। सर कौन सा चैप्टर करवाओगे नया? तो मैं सोच रहा हूँ एक चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम लोग प्यार से BRS कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या जिसे हम लोग BRS कहते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करते हैं, ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, या कुछ बच्चे तो इसे रटते हैं। मुझे भी लगता है कि अगर मैं इस चैप्टर को TS ग्रेवाल के थ्रू करवाऊं, जो तुम्हारे स्कूल वाले बुक लगवाते हैं, तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और एक से बढ़कर एक सवाल। स्टार्टिंग के कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके टफेस्ट बढ़ जाएंगे, मुश्किलात बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, टैली होने में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। एक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें 4 कंसेप्ट हैं, 4 कंसेप्ट है, और चारों का फॉर्मेट, चारों का जो कंसेप्ट के बेसिस पर जो सवाल है, जो तरीका है करने का, वो अलग है। इस चैप्टर को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक जो तुम्हारे स्कूल वाले करवाते हैं। सर कौन सा तरीका? तुम्हारे स्कूल वाले करवाते हैं, बेटा याद कर लो, कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा तो ये रूल फॉलो करेंगे, पास बुक का होगा तो ये करेंगे, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होगा तो ये करेंगे, अनफेवरेबल तो होगा तो ये करेंगे, पास बुक का फेवरेबल बैलेंस होगा तो ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, और कैश पास बुक का अनफेवरेबल होगा तो इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। ये बहुत ना कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला कंसेप्ट है, लेकिन ये पहला तरीका बताया मैंने। दूसरा तरीका ट्रिक बेसिस। 11th क्लास के कुछ चैप्टर हमारे ट्रिकी है, ट्रिक बेसिस, जिनमें से एक ये भी है। अगर आपने इसके ट्रिक को समझ लिया, इसके तरीके को समझ लिया, इसके कंसेप्ट को समझ लिया, तो यकीन मानना कोई भी सवाल आ जाए आपका गलत हो ही नहीं सकता। कोई भी सवाल आ जाए आपका गलत हो ही नहीं सकता। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान, लेकिन ट्रिक बेसिस पर। ठीक है, अच्छा एक सवाल है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है सर? पहले ये तो बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? BRS क्या होता है? चलिए, क्या होता है समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि BRS में हम कितने बुक्स पढ़ेंगे, कितनी किताबों को पढ़ेंगे। ठीक है, एक का नाम होगा बेटा कैश बुक, कैश बुक, और एक का नाम है पासबुक। एक का नाम है कैश बुक और एक का नाम है पासबुक। सर ये कैश बुक क्या होता है? तो बेटा कैश बुक, जो रिसेंटली हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, हम उसे कैश बुक कहते हैं। तो सर ये पासबुक क्या होता है? जब हम बैंकों में खाता खुलवाते हैं तो वहां पर हमारे नाम से एक रिकॉर्ड रखा जाता है, एक बुक्स बनाई जाती है, उस बुक को पासबुक कहते हैं। कैश बुक जो अकाउंटेंट बनाता है, जो बिजनेसमैन बनाता है, जो हम बनाते हैं, उसे कैश बुक कहते हैं। याद करो ना, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था ना कैश बुक, कैसे बनाया था? हाँ सर, हमने बनाया था डबल कॉलम कैश बुक, कुछ इस तरह से, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश बैंक, फिर दोबारा से डेट,
पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, डबल कॉलम कैश बुक। याद आ रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड अ कैश बुक। इसे क्या नाम देते हैं? कैश बुक। सर पासबुक क्या होता है? तो पासबुक वो होता है जो कौन बनाता है? बैंक बनाता है। मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कैश पासबुक लेकर आऊं, ये कहलाता है पासबुक, है ना। अब इसमें देखोगे ये कौन बनाता है बताओ? ये बैंक बनाता है। ये देखो इसमें लिखा होता है सारे, ये अकाउंट बनाया बैंक वालों ने, क्या लिखा है यहां पर? डेट लिखा है, चेक नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और बैलेंस। तो दिस इज कॉल्ड अ पासबुक। कैश बुक हम लोगों ने खुद चैप्टर करा है, तो उस चैप्टर का नाम है कैश बुक, जिसमें हम लोगों ने इस तरह से फॉर्मेट बनाया था, जिसमें हम लोगों ने कॉलम बनाया था डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक कॉलम। ठीक है। और पासबुक, ये जो पासबुक बैंक वाले देते हैं, ये वाले पासबुक, क्या होता है? पासबुक। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो कैश बुक है किसके पास होता है? सर हमारे पास होता है। कैश बुक किसके पास होता है? हमारे पास। सर क्योंकि ये हम बनाते हैं, हम अकाउंटेंट बनाता है, तो हमारे पास ही तो होगा। आप अगर अकाउंट्स रिकॉर्ड बना रहे हो, तो आपके पास जब जर्नल करते हैं, उसके बाद लेजर करते हैं, तो लेजर में हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सेल्स अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट बनाते हैं, वहीं कैश बुक भी बनता है, कैश अकाउंट भी बनता है। तो कैश बुक किसके पास होता है? हमारे पास होता है। और ये जो पासबुक है ना बेटा, ये पता है किसके पास होता है? ये बैंक के पास होता है, बैंक के पास। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि पासबुक बैंक के पास होता है, आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर पागल बना रहे हो, अभी आपने कैश बुक दिखाया, पासबुक दिखाया, ये देखो, और ये किसके पास है? आपके पास है। तो आप ये कह रहे हो ये बैंक के पास है। बेटा एक बात बताओ, ये जो पासबुक मेरे पास है, क्या मैं इस पासबुक में यहां खोलकर, ये देखो ये ट्रांजैक्शन है, मैं यहां लिखूं आज तारीख है 15 तारीख, इतने पैसे जमा किए, लिख दूं? बोलो, तुम बोलो, मैं लिख देता हूं। नहीं लिख सकता ना यार। ये भले ही मेरे पास है, लेकिन मैं इसमें कोई भी करेक्शन नहीं लिख सकता। ये सारे जो ट्रांजैक्शन लिख रहा है 11 जुलाई को है या 2 अगस्त को है, ये सारे ट्रांजैक्शन कौन लिखता है? ये बैंक वाले लिखते हैं। तो सर ये बैंक के पास होता है। यस, ये जो मेरे हाथ में है ना बेटा, अभी ये जो पासबुक आपको दिख रहा है, ये जो आपके पास है, ये जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास नहीं होता है। इट्स अ कॉपी ऑफ पासबुक, ये फोटो कॉपी है। ओरिजिनल पासबुक तो बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में होता है। आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक वाला एंट्री करता है ना, बैंक के अंदर 500 रुपए मिस्टर राम ने जमा किया, वो इस बैंक पासबुक में एंट्री कर देता है। हम उससे पूछते हैं भैया मेरे अकाउंट में पैसे आए? कहता लाओ अपना वो पासबुक की कॉपी दो। हम ये कॉपी देते हैं, वो एंट्री करके देता है, देखो मैं तुम्हारे बैंक में इतने पैसे आ चुके हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बैंक जितने भी एंट्री करता है वो अपने पासबुक में करता है, जो उसके पास उसके कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा है। हमारे पास पासबुक नहीं, हमारे पास तो क्या है? पासबुक की कॉपी, फोटोकॉपी। ठीक है। तो ओरिजिनली हमारे पास कैश बुक होता है और बैंक के पास क्या होता है? पासबुक होता है। हम जितने भी एंट्री करते हैं वो कैश बुक में करते हैं, और बैंक जितने भी एंट्री करेगा वो कहां करेगा? पासबुक में। ठीक है ना। सोचो, मैं बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाता हूं, मैं बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट करता हूं, तो जनरल एंट्री क्या करेंगे? हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक के कैश बुक के डेबिट में लिखेंगे टू कैश, और बैंक कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट कहां डालेंगे? बैंक कॉलम में। हमने एंट्री करा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में लिख दिया टू कैश। ठीक है। और वही पैसा जब बैंक में जमा हो जाता है, बैंक में पैसा जाता है, तो बैंक वाला क्या करता है? अपना पासबुक खोलता है अपने कंप्यूटर पे, जो उसका पासबुक होगा, और उसमें एंट्री कर देगा। कहां गया भैया? ये रहा, यहां लिख देगा 1 जुलाई को कैश डिपॉजिटेड, और क्रेडिट में डालकर टोटल अमाउंट इतना है। समझ आ रहा है मेरी बात? मतलब हम तो एंट्री करते हैं कैश बुक में, और बैंक एंट्री करता है कहां पर? पासबुक में। हमारे पास कैश बुक होती है और बैंक के पास पासबुक होता है। इतनी बातें समझ आता है आपको? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बैंक से पैसा निकाल लेता हूं, मैं एटीएम में जाता हूं और जाके पैसा विड्रॉ कर लेता हूं, निकाल लेता हूं, तो मैं एंट्री कहां करूंगा? तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, और बैंक कॉलम में
बैंक में पैसा कम हो गया, और बैंक वाला एंट्री कहां करेगा? बैंक वाला अपने पासबुक, अपने कंप्यूटर में जाकर एंट्री करेगा। कहां पर एंट्री करेगा? अपने कंप्यूटर में करेगा। और जब हम ये कॉपी लेकर जाएंगे उसके पास और कहेंगे लो भैया एंट्री करो, तो वो इस पर एंट्री कर देगा कि तुम्हारे बैंक से इतने पैसे कम हो गए हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? मतलब हम एंट्री करते हैं कैश बुक के अंदर और बैंक एंट्री करता है पासबुक के अंदर। क्लियर हो रहा है इतनी बात? मैंने दो बातें बताई कि बीआरएस बनाने के लिए कैश बुक और पासबुक दो बुक्स पढ़ते हैं। कैश बुक हम बनाते हैं, हमारे पास होता है। पासबुक बैंक रिकॉर्ड करता है, बैंक बनाता है, बैंक के पास होता है। हम जितनी भी एंट्री करेंगे वो कैश बुक में करेंगे और बैंक जितनी भी एंट्री करेगा वो पासबुक में करेगा। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने बैंक में 500 रुपये जमा किया, मैंने बैंक में 500 रुपये जमा करा और एंट्री कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बुक में एंट्री कर दिया कि मेरे बैंक में 500 रुपये आ गए। जब भी मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करूं, ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है सर। अब इसके बाद हम एंट्री करते हैं कैश बुक में, बैंक में कितना जमा करा? 500 रुपये। बैंक वाला कितनी एंट्री करेगा? बैंक मेरे अकाउंट में कितने पैसे जमा करेगा? 500 रुपये। इसमें कौन सी नई बात बता रहा हूं मैं? अगर मैंने अपने बैंक में 500 रुपये जमा करा तो बैंक वाला मेरे अकाउंट में 500 तो जोड़ेगा। अगर मैंने अपने अकाउंट से 1000 रुपये निकाल लिए तो बैंक वाला मेरे अकाउंट में 1000 रुपये माइनस कर देगा। ये तो छोटे बच्चे भी बता देंगे कि सर जितना पैसा बैंक में जमा करोगे उतना ही प्लस होगा और जितना निकालोगे उतना ही माइनस होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है मैंने 500 रुपये निकाला, बैंक ने 5000 रुपये माइनस कर दिए? मैंने 500 रुपये जमा करा, बैंक वालों ने 5000 रुपये माइनस कर दिया? दैट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों इक्वल होता है। कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों क्या होता है? बराबर होता है। बट कभी कभी ये मैच नहीं करता है। कभी कभी कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता है। और जब कभी कभी बैलेंस इक्वल नहीं आता है, और क्यों नहीं आता है, इसी बात को ढूंढना, इसी बात को आइडेंटिफाई करना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। आई रिपीट, इसी बात को आइडेंटिफाई करना। मैं रेक्टिफाई बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, मैं करेक्शन नहीं करूंगा, मैं जस्ट चेक करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस का कारण क्या है ये पता लगाएंगे, और इस बात का पता लगाना ही क्या कहलाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, बैंक को रिकंसाइल करना। ठीक है सर, अभी एक मिनट रुको, बड़ी कंफ्यूजन हो गया। आप कह रहे हो कैश बुक और पासबुक का बैलेंसेस इक्वल होता है। मैंने कहा हाँ, ये कभी डिफरेंस नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल। तो फिर आप ये कह रहे हो कि इन दोनों में कभी कभी डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस को पता लगाने को हम लोग बीआरएस कहते हैं। तो वो पता कैसे लगाएंगे? जब इक्वल होता है तो डिफरेंस तो होता ही नहीं इसमें। मैंने कहा ना बेटा, नॉर्मली कैश बुक और पासबुक का बैलेंसेस इक्वल होता है, बट कभी कभी इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। सर कैसे आते हैं डिफरेंस? यही तो मैं पूछ रहा हूं, कैसे आते हैं इनमें डिफरेंसेस? बेटा यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, कुछ नहीं 5-6 एग्जांपल देता हूं। छोड़ो चैप्टर वैप्टर, कुछ नहीं पढ़ने वाले। दिमाग पे जोर डालना और सोचना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। सोचना। मेरे पास क्या है बताओ? मेरे पास है कैश बुक। बैंक के पास क्या है? बैंक के पास है पासबुक। पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक। हम कहाँ एंट्री करते हैं? कैश बुक में। भूलना मत बिल्कुल भी, हमारे पास है कैश बुक। चलिए हुआ क्या, एक बार राम मेरे पास आया और राम आके कहता है सर मुझे 1000 रुपये दे दो, बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा भाई पैसे तो नहीं पड़ा, एक काम कर मैं चेक काटता हूँ। मैंने 1000 रुपये का चेक काटा और राम को दिया। मैंने कहा ले भैया राम, जाओ मेरे बैंक से पैसे निकाल लेना। जैसे राम हमारे गेट से, हमारे घर से बाहर निकला, मैंने एंट्री कर दिया राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। राम अकाउंट डेबिट टू बैंक मतलब बैंक के क्रेडिट में लिख दिया मैंने बाय राम। हमने राम को पैसा दे दिया, मतलब मैंने अपने कैश बुक में 1000 रुपये क्या कर दिया? माइनस। पैसे कम हो जाएंगे ना। वो निकम्मा राम बैंक नहीं गया, कहता है चेक तो मिल ही गया, कल जाके बैंक से निकाल लूंगा। आज वो बैंक नहीं गया पैसे निकाल, मैंने अपने कैश बुक को कम कर दिया। लेकिन क्या
राम बैंक गया पैसे लेने? नहीं सर। तो क्या बैंक में पैसा कम हुआ? नहीं सर। तो क्या बैंक वाले ने मेरे अकाउंट में पैसा कम किया? नहीं सर। मतलब मेरा कैश बुक कम हो गया और पासबुक क्या है, ज्यादा। बताओ दोनों का बैलेंस मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। पहला रीजन। मतलब मैंने चेक दिया और वो चेक के बदले में पैसे लेने अगर कोई व्यक्ति नहीं गया बैंक में, तो मेरा बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करेगा। रीजन नंबर 1। अंग्रेजी में बोलूं इसी को? अंग्रेजी में बोलूं इसको? बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। समझ में आया? पहला कारण, पहला रीजन। दूसरा रीजन सुनो। मुझे किसी से पैसे लेना था, मुझे किसी से पैसे लेना था। मैं उसके पास गया, घेरेबंद पकड़ा मैंने, ला बेटा पैसे निकाल। 2 महीने हो गए, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, पैसे नहीं दे रहा। अभी पैसे निकाल। वो हाथ जोड़ के कहता भैया पैसे नहीं। मैं कहा भैया पैसे तो लेके जाऊंगा। वो कह रहा सर पैसे तो नहीं है, एक काम करो मेरे से चेक ले लो आप, कैश नहीं है मेरा। मैंने कहा ला चेक दे अभी। वो मुझे चेक देता है और वो चेक ले जाता हूं मैं जाकर बैंक में डाल देता हूं। कहां डाल देता हूं? बैंक में। घर आता हूं और मैं एंट्री करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम से चेक लेकर आया और मैंने उसे बैंक में जमा कर दिया। अब जैसे ही वो चेक बैंक में जमा करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि मेरे बैंक का पैसा बढ़ गया, मेरे बैंक का पैसा बढ़ गया, और एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। कैश बुक को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, है ना? यहां लिख दिया टू, थोड़ी क्या नाम था, श्याम। बैंक वाला में डाल दिया हमने यहां पर। मतलब हमने ये मान लिया मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन आपको पता है चेक क्लियर होने में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। अब 3 दिन तक मेरे बैंक में पैसा आया नहीं। मैंने तो अपने कैश बुक को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। लेकिन क्या पासबुक में पैसा आया? मैं आज ये बुक लेके जाऊं, बैंक वाले को बोलूं भैया एंट्री करो, तो इसमें क्या वो चेक का अमाउंट आएगा? सर आएगा ही नहीं, अभी क्लियर ही नहीं हुआ। जब क्लियर होगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तभी तो इसमें एंट्री होगा। मतलब मेरा कैश बुक ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस कम है। तो क्या इनका बैलेंसेस मैच करेगा? नहीं, दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। इसे अंग्रेजी में बोलूं? मैं बोलूंगा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया बट येट नॉट क्लियर्ड, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, पैसे नहीं आए। 2 रीजन बताए। तीसरा रीजन सुनो। मैंने बैंक को बोला हुआ है देखो भैया बैंक, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है किसी भी चीज़ का। तो एक काम करो ना, हर महीने के 10 तारीख को मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है। हर महीने के 10 तारीख को मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है। आप प्लीज़ मेरे अकाउंट से पैसे निकालकर इंश्योरेंस कंपनी के खाते में डाल दिया करो। हमने किसको बोला है? बैंक को। बैंक सारी बातें याद रखता है। बैंक ने इस महीने भी मेरे अकाउंट से पैसा निकालकर कहाँ डाल दिया? इंश्योरेंस कंपनी में। मतलब मेरे अकाउंट में उसने माइनस कर दिया, पासबुक में उसने क्या कर दिया? माइनस। और इस बार मैं फिर भूल गया, कैश बुक में एंट्री करना भूल गया। तो बताओ क्या मेरा बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस इक्वल होगा? नहीं सर, पासबुक का बैलेंस कम होगा और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री बैंक ने कर दिया लेकिन हमने नहीं करा। रीजन 3, इसको अंग्रेजी में बोलूं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। नेक्स्ट सुनो, अगली एंट्री भैया, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, आप जानते हो? हाँ सर, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें क्या देता है? इंटरेस्ट। तो क्या बैंक इंटरेस्ट देने हमारे घर आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करता है? क्या कह रहे हो? घर आता है, डोरबेल पे जाता है, टिंग टिंग, हेलो सर ये लो 2 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला है। नो, नॉट पॉसिबल। बैंक क्या करेगा? वो हमारे अकाउंट में, हमारे पासबुक में प्लस कर देगा, बढ़ा देगा, और बढ़ाने के बाद चिट्ठी भेजेगा, लेटर भेजेगा कि डियर आलम सर आपके अकाउंट को 2 रुपये से बढ़ा दिया गया है इंटरेस्ट के नाम पर। और अगर वो चिट्ठी मेरे पास पहुंचा ही नहीं, मतलब पासबुक बढ़ गया और कैश बुक अभी तक बढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला, चिट्ठी मेरे पास पहुंचा ही नहीं, हमारे पोस्टमैन ने चिट्ठी को सीढ़ियों पर फेंक के चला गया, मुझे मिला ही नहीं, तो मैं क्या बढ़ाऊंगा? अब बताओ, पासबुक तो बढ़ गया लेकिन कैश बुक अभी भी नहीं बढ़ा, तो क्या हमारा बैलेंस इक्वल होगा? इससे अपोजिट कर लो, बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, तो क्या बैंक इंटरेस्ट लेने के लिए हमारे घर आता है?
बैंक चार्जेस लेने के लिए हमारे घर आता है, नहीं, वो क्या करेगा, हमारे अकाउंट में से माइनस कर देगा और फिर एक चिट्ठी भेजेगा। अगर वो चिट्ठी मुझे नहीं मिला तो इसका मतलब बैंक ने तो माइनस कर दिया लेकिन कैश बुक में माइनस करना रह गया, माइनस नहीं हुआ। तो हमारा मतलब कैश बुक का और पासबुक का बैलेंसेज आपस में मैच नहीं करेगा। एक कस्टमर है जिससे मुझे पैसे लेना था 10,000 रुपये। मैं रोज उसे गालियां देता था, भैया पैसे दे, आज दे, कल दे, परसों दे, रोज 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 उसको फोन करता था, रोज सुनाता था, उसे श्लोक सुनाते थे, पैसे दे भाई पैसे दे। एक दिन उसके पास पैसे आए, वो सीधा ही मेरे बैंक में जाता है और मेरे अकाउंट में जाकर पैसे जमा कर देता है। आजकल जैसे सभी बच्चे फीस मुझे पे करते हैं तो वो क्या करता है, मेरे अकाउंट में सीधे जमा कर देता है। अब उस बच्चे ने मेरे अकाउंट में, उस कस्टमर ने मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया तो मेरे पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन उस निकम्मे को चाहिए ना कि मुझे फ़ोन करके बताए। जैसे आप में से भी कई बच्चे होते हैं जो फीस तो हमारे अकाउंट में फटाफट जमा कर देते हैं, सर ने बोला था पेटीएम कर देना, फ़ोन पे कर देना, गूगल पे कर देना, हम क्या करते हैं फ़ोन पे या गूगल पे कर देते हैं। लेकिन यार एक बात बताओ, जब बच्चा कोई फीस पे करता है तो मुझे सपने थोड़ी आते हैं। मेरे अकाउंट में, मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है, आपके अकाउंट में 800 रुपये आ गए, किसके आए मुझे क्या पता, 800 रुपये आ गए। तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस ट्रांजेक्शन की स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सअप कर दे कि सर मैंने आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। अब एक बच्चे ने मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए और उसने स्क्रीनशॉट की फोटो मुझे सेंड नहीं करा, व्हाट्सअप नहीं करा, मेरे अकाउंट में 800 रुपये बढ़ गए, मैंने अपने कैश बुक में बढ़ाया ही नहीं, क्यों, मुझे पता ही नहीं था। मतलब एक कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया बट उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं करा। जब इन्फॉर्म नहीं करा तो मैं एंट्री कहाँ से करूंगा, तो पासबुक तो बढ़ जाएगा लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। तो मैंने आपको 5-6 ट्रांजेक्शन बताए जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं होता है और उन्हीं ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, आई रिपीट आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है सर। आइए पहले हम इसकी बैलेंसेस की बात कर लेते हैं और फिर हम इसके फॉर्मेट की बात करेंगे, फिर इसके फॉर्मेट की बात करेंगे। अगर कभी आप सवाल पढ़ते हो और लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप मानना कि पॉजिटिव बैलेंस है। आपको पता है अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे बैंक में 5,000 रुपये हैं तो दो ही बातें हो सकती है, या तो प्लस में 5,000 होगा या माइनस में। सर माइनस में? हाँ बेटा, बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। मैंने कैश बुक के चैप्टर में भी ये बात बताया था। तो अगर मैं कहता हूँ मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये तो या तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, दो ही बातें हो सकती है। तो अगर लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक तो कैसे मानेंगे, पॉजिटिव। और लिखा हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो भी कैसे मानेंगे, पॉजिटिव, प्लस में। और अगर लिखा हो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो कैसे मानेंगे, नेगेटिव। और लिखा हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक तो भी कैसे मानेंगे, नेगेटिव। क्यों सर, याद करो ना, हम लोगों ने कैश बुक का चैप्टर पढ़ा है यार। ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड। अगर डेबिट में लिखा है तो कैसे मानेंगे, पॉजिटिव, और क्रेडिट में लिखा है तो कैसे मानेंगे, नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट होता है तो भी हम उसे कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में डालते हैं, तो वो भी नेगेटिव होगा। और कुछ ना बोले तो किसी फिल्म में अनिल कपूर ने कहा था बी पॉजिटिव। मतलब अच्छा सोचा करो यार, उसने नहीं बताया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा यार। मैं आपसे बोलूँ मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये है तो क्या मानोगे, नेगेटिव है? नहीं है सर, आपने बोला 5,000 है मतलब 5,000 रुपये प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। हम अच्छा सोचते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ना बताए कि डेबिट है या क्रेडिट तो हम कैसे मानेंगे, पॉजिटिव। और डेबिट क्या होता है, प्लस, और क्रेडिट क्या होता है, माइनस। ओवरड्राफ्ट तो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। ये किसकी बात करा मैंने, कैश बुक की। पासबुक की बात करूं, अगर लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, अब बताओ उसने डेबिट क्रेडिट कुछ बोला है, नहीं, तो हम कैसे मानेंगे, प्लस का। कैसे मानेंगे, प्लस का। और अगर लिख दे क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तो हम कैसे मानेंगे, प्लस का। ध्यान रखना कैश बुक का डेबिट प्लस होता है
और क्रेडिट माइनस होता है, और पासबुक का उल्टा डेबिट माइनस होता है। ये देखोगे, चलो फॉर्मेट दिखाता हूं। डेबिट का मतलब होता है निकाली गई रकम, दिख रहा है आपको, और क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। तो जब हम पैसा जमा करते हैं ना बैंक में तो क्रेडिट होता है, इसीलिए मैंने वर्ड क्या लिखा, क्रेडिट लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस, जमा करना। देखो ना, क्रेडिट मतलब जमा करना और डेबिट का मतलब माइनस, निकालना। ठीक है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का तो प्लस होगा, और डेबिट बैलेंस अगर बोलता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो कैसे मानेंगे, माइनस का। और अगर ओवरड्राफ्ट बोल दे, ओवरड्राफ्ट, तो इसका मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, सिंपल आसान शब्दों में समझाता हूं। कैश बुक पासबुक को जेब में डालो, उसकी बात नहीं करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है तो बी पॉजिटिव, चाहे वो कैश बुक हो या पासबुक, प्लस में डालेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में डालेंगे, पासबुक प्लस में डालेंगे। कुछ बोला ही नहीं, डेबिट क्रेडिट, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। ओवरड्राफ्ट ऑलवेज नेगेटिव, कुछ नहीं बोला, बी पॉजिटिव। ओवरड्राफ्ट ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो या पासबुक का, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव, क्रेडिट नेगेटिव, और पासबुक का उल्टा, क्रेडिट पॉजिटिव और डेबिट नेगेटिव। डेबिट, कैश बुक का डेबिट प्लस, क्रेडिट माइनस, और पासबुक का उल्टा, क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस। ये 8 ट्रांजैक्शन, 8 एंट्री में से कोई एक ट्रांजैक्शन पक्का 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 पहले एंट्री होता है। कोई भी सवाल उठाओगे, इन 8 में से एक नाम आएगा ही आएगा। देखिए, फॉर्मेट बता देता हूं पहले आपको। फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट। चलिए, ट्रायल बैलेंस जैसा लग रहा है, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। हम यहां लिखेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो भी डेट होगा आगे यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, ये प्लस साइड है और ये माइनस साइड। ध्यान रखना, इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, हम यहां पे क्या बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो इसमें दो ही साइड होगा, या प्लस या माइनस। अब पहली लाइन में, पहली ट्रांजैक्शन में लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपए। बताओ कहां दिखाओगे, सर बैलेंस एज पर कैश बुक कुछ नहीं बोला, प्लस में डालेंगे। और अगर पासबुक लिखा होता तो भी प्लस में डालते। अगर मैं लिख दूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो प्लस में डालते, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का तो माइनस में चला जाता, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का तो प्लस होता, डेबिट बैलेंस पासबुक का तो माइनस होता। ओवरड्राफ्ट लिखा है तो माइनस होता, चाहे वो कैश बुक है या पासबुक। अभी क्या लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसे कहां डालेंगे, प्लस कॉलम में 10,000। बैलेंस एज पर कैश बुक कहां डाला हमने, प्लस में। दूसरी एंट्री, चेक issued but yet not presented for payment ₹5,000। ठीक से पढ़ना, अब मैं कुछ समझाने वाला हूं, प्लीज ठीक से पढ़ना। क्या लिखा है, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पता है, ट्रिक की बात करने वाले थे हम लोग, कैसे ट्रिक होता है प्लीज सुनना। ऊपर वाले ने कितने हाथ दिया हमें, 2, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड को हम मानेंगे कैश बुक और लेफ्ट हैंड को मानेंगे पासबुक, और इन दोनों का बैलेंसेज आपस में क्या होता है, इक्वल। ये कैश बुक है और ये क्या है, पासबुक, और दोनों का बैलेंस आपस में क्या होता है, इक्वल। हम एंट्री कहां करते हैं, कैश बुक में। ये हमारा कैश बुक है, हम जितनी भी एंट्री करेंगे वो कैश बुक में करेंगे, बैंक जितनी भी एंट्री करेगा वो पासबुक में करेगा। ध्यान रखना इस बात का। पर ये क्या लिखा है, चेक इशूड, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक इशूड। मेरे पास एक व्यक्ति आया, मिस्टर राम, और आके कहता है, सर जी पैसे दो, 10,000 रुपए निकालो।
मैंने कहा पैसे वैसे नहीं पड़ा, एक काम करो चेक काट के देता हूं। मैंने एक चेक काटा और चेक काट के उसको दिया। जब हम चेक काट कर किसी को पेमेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है चेक इशूड। हमने उसे पेमेंट करा। अब ये बताओ, जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हम एंट्री कहां करेंगे? हम एंट्री कैश बुक को क्या कर देंगे? माइनस। हम ये मान लेंगे कि वो व्यक्ति बैंक जाएगा, पैसे निकालेगा और बैंक में भी पैसा क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, इसलिए मैंने कैश बुक को क्या कर दिया? माइनस। फिर से सुनो, वो व्यक्ति मेरे पास आया और पैसे मांगने के लिए मैंने चेक काटा, उसे पैसे दिए। जब पैसे दिए तो मैं एंट्री कहां करूंगा? मैं कैश बुक में क्या कर दूंगा? माइनस। मैंने कैश बुक में 10,000 रुपये माइनस कर दिया। अगर वो बैंक चला जाता, बैंक जाकर पैसे निकाल लेता तो पासबुक भी क्या हो जाता? माइनस। लेकिन वो निकम्मा बैंक नहीं गया। देखो क्या लिखा है, बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन वो पैसे लेने बैंक नहीं गया, मतलब बैंक हमारा कम नहीं हुआ। कैश बुक कम हो गया लेकिन बैंक हमारा कम। अब मेरा काम है इन दोनों को इक्वल लाना, या तो कैश बुक को बढ़ा दूं या पासबुक को कम कर दूं। दोनों में से एक काम करूंगा। क्या करूं? किससे चेंज करूं? अगर कैश बुक को बढ़ाऊंगा तो भी बराबर हो जाएगा, पासबुक को कम करूंगा तो भी इक्वल हो जाएगा। तो मेरा काम है इक्वल करना, तो मैं क्या करूं? तो बेटा हम चेंज उसमें करेंगे जिसका नाम पहली लाइन में है। पहली लाइन में किसका नाम है? कैश बुक। तो कैश बुक को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। कैश बुक को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस कॉलम में डालेंगे 5,000 रुपए। कौन से कॉलम में डालेंगे? प्लस कॉलम में। समझ आया मेरी बात? दोबारा सुनते हैं। चलिए, कहता है चेक इशूड, सीधे हाथ को कैश बुक, उल्टे हाथ को पासबुक, कैश बुक पासबुक। कैश बुक में एंट्री कौन करेगा? हम करेंगे। पासबुक में एंट्री कौन करेगा? बैंक करेगा। ठीक है, चेक इशूड, हमने चेक इशू करा तो कैश बुक को क्या कर दिया? माइनस। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो पैसे लेने बैंक नहीं गया, तो क्या पासबुक कम हुआ? मेरा काम है इन दोनों को इक्वल करना। इक्वल करने के दो तरीके, या तो कैश बुक को बढ़ा देंगे या पासबुक को कम कर देंगे। एंट्री किस में करेंगे? जिसका नाम पहली लाइन में लिखा है। तो पहली लाइन में देखो क्या लिखा है? पहली लाइन में लिखा है कैश बुक, तो हम कैश बुक को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो प्लस कॉलम में डालेंगे 5,000 रुपये। ठीक है, आइए एक एंट्री और लिखते हैं, शायद फिर उससे आपको समझ आए। एंट्री नंबर 3 कहता है check deposited into bank rupees 2,000 not yet cleared। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मुझे कहीं से चेक मिला था 2,000 का, मैं उसे बैंक में जाता हूं, बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डिपॉजिट कर देता हूं, जमा करवा देता हूं। जब मैं बैंक में जमा करूंगा, मैं भाग के घर आऊंगा और एंट्री करूंगा। कहां? कैश बुक को क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। मेरे बैंक में 2,000 रुपए आ गया। बैंक में कितने पैसे आ गए? 2,000 आ गया। लेकिन क्या वो चेक क्लियर हो गया? अगर क्लियर होता तो पासबुक बढ़ जाता, दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन चेक अभी क्लियर ही नहीं हुआ। क्या लिखा है? नॉट येट क्लियर, अभी क्लियर नहीं हुआ, बैंक में पैसे नहीं आए। अब इसको बराबर कैसे करें? वी हैव टू ऑप्शंस, या तो कैश बुक को कम कर दूं या फिर पासबुक को बढ़ा दूं। क्या करूं? तो सर पहली लाइन में किसका नाम है? कैश बुक है, तो कैश बुक को क्या करेंगे? कम। तो माइनस कॉलम में डालेंगे 2,000। फिर से सुनो क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने चेक बैंक में जमा करवाया। जब हम बैंक में चेक जमा करेंगे तो हम एंट्री कहां करेंगे? हम कैश बुक को बढ़ा देंगे 2,000 से। अगर वो चेक क्लियर हो जाता तो पासबुक भी बढ़ जाता, लेकिन चेक तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो पासबुक कम है और कैश बुक ज्यादा। हमें पहली लाइन में किसका नाम दे रखा है? कैश बुक का, तो उसे क्या करेंगे? कम। तो माइनस कॉलम में डालेंगे 2,000 रुपये। ठीक है, एक एंट्री और करते हैं। लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹500 not recorded in cash book। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अच्छा, अभी मैंने बताया कि बैंक जब क्रेडिट करता है तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, बैंक क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? जमा करना। मतलब बैंक जब क्रेडिट करता है तो वो हमारे अकाउंट को जमा कर देता है, बढ़ा देता है। तो कहता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया।
बैंक ने इंटरेस्ट दिया। तो जब बैंक इंटरेस्ट देगा तो क्या हमारे घर आएगा? नहीं सर, वो क्या करेगा, वो हमारे अकाउंट को, हमारे पासबुक को बढ़ा देगा। ये कैश बुक, ये पासबुक, वो हमारे पासबुक को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। अब इन दोनों को बराबर लाना है, कैसे लाएं? तो सर ये देखो पहली लाइन में किसका नाम दे रखा है, कैश बुक का, तो कैश बुक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो प्लस कॉलम में डालेंगे 500 रुपये। आइए टोटल करते हैं। जब सारी एंट्री खत्म हो जाए तो हम इसे टोटल करेंगे। करें टोटल। ये आ गया 10 5 15,500, 15,500, 2,000 माइनस करेंगे तो 13,500, और जो भी बैलेंस बचेगा हम उसे कहेंगे बैलेंस एज पर, देखो ऊपर क्या लिखा था, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहां क्या लिखेंगे, पासबुक। ये पासबुक का बैलेंस होगा, और ऊपर लिखा होता पासबुक तो हम यहां क्या लिखते हैं, कैश बुक। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट। आप चाहो तो मैं इसे और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, आप पूरा देखिए इसे। ये है हमारा कंप्लीट सवाल। आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो। मुझे मालूम है आज की क्लास में आपको इतना समझ नहीं आया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉस पॉस हो गया होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, इस क्लास को 2 बार देखेंगे। सभी के सभी बच्चे इस क्लास को कितनी बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे। पहले आप देखना, फिर अपने टीएस अग्रवाल के पहले 2 सवाल को बस पढ़ना, आई रिपीट जस्ट रीड करना, ठीक है। उसके बाद फिर इस क्लास को देखना और फिर वो सवाल सॉल्व करना, ठीक है। मेरी बात समझ में आया? पहले ये पूरी क्लास देख लेना आप, उसके बाद टीएस अग्रवाल के पहले 2 सवाल को जस्ट रीड करना, पेन मत उठाना, बस पढ़ लेना क्या लिखा है, और उसके बाद ये क्लास दोबारा लेना और देन उसे सॉल्व करोगे तो आपको आसान लगेगा। मतलब आसान शब्दों में मैं कह रहा हूं कि आपको होमवर्क दे रहा हूं 2 सवाल, टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बट ये क्लास 2 बार लेना, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मुझे मालूम है पहली क्लास है और ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो अगली क्लास में मैं इसे और आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा, थोड़ा और कंसेप्ट की बातें करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस की बातें करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्लास को लेने के बाद थोड़ा डीमोटिवेट मत होना, 2-3 बार समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।